don't have any other branch. हमारी कोई अन्य शाखा नहीं है, नकालों से सावधान। Hello students, I welcome you all on DDA Digital Platform. My name is Abhinandan Dayal. I'm a GS and Current Affair faculty at Doon Defense Academy. और हम आपके लिए लेके आए हैं फरवरी मंथ का करंट अफेयर। और आपको पता ही है ये सीरीज नंबर 24 अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं। और अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो आपके एग्जाम में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे। और वैसे भी आपको पता है कि एग्जाम से पहले हम आपको मैगजीन प्रोवाइड कराने वाले हैं जहाँ पे आपको एक क्विक रिवीजन भी हो जाएगा। तो डू फॉलो इट। करंट अफेयर प्रिपरेशन आप न्यूज़पेपर से भी कर सकते हैं, मैगजीन से भी कर सकते हैं, प्लस हमारे इस प्लेटफॉर्म से भी आपको बहुत सारी हेल्प होने वाली है। और अगर हमने लास्ट ईयर का मैं बात बताऊं तो लास्ट ईयर बहुत सारे क्वेश्चन हमारी उसी मैगजीन से थे और इन्हीं क्वेश्चन से बना के हम वो मैगजीन बनाते हैं आपके लिए, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चंस को जरूर देखना है, रिवाइज करना है और आपके टेस्ट में तो काम आते हैं, आपके एग्जाम में भी काम आएंगे। चलो आज का पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या है। इट इज सेइंग कि व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिजिनस डेटा लिंक कम्युनिकेशन डेवलप्ड बाय इंडियन नेवी। भारतीय नौसेना द्वारा विकसित स्वदेशी डेटा लिंक संचार का क्या नाम है। ओके, तो आपको पता ही है कि हम अपने कम्युनिकेशन के लिए या ये जो संचार है उसके लिए बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है ऑन जीपीएस। और कभी कभार ऐसा होता है बिकॉज ऑफ बैड वेदर और बैड वेदरिक कंडीशन, तो उससे क्या होता है कि हमारा ये कनेक्शन नहीं बैठ पाता। और उससे क्या प्रॉब्लम होती है, उससे मोबिलिटी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है टू आर्म्ड फोर्सेस, जिसमें इंडियन नेवी भी एक है। तो उसके लिए हमने ना एक अपना इंडिजिनस स्वदेशी मेड एक सिस्टम बनाया हुआ है। ये कह रहा है कि स्वदेशी मेड सिस्टम का नाम क्या है। ओके, अब जो ये स्वदेशी मेड सिस्टम है उसमें हमने अपनी खुद की सैटेलाइट सिस्टम को यूज़ किया है। और आपको पता ही है कि इंडिया का खुद का जीपीएस, उसका नाम क्या है, IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जिसको हम प्यार से बुलाते हैं नाविक। हाँ, नाविक बुलाते हैं। तो इसकी मदद से इंडिया ने खुद का एक इंडिजिनस लिंक कम्युनिकेशन सिस्टम बनाया है। तो क्वेश्चन ये है कि वो कौन सा सिस्टम है, नाम क्या है सिस्टम का। तो सिस्टम का नाम है बच्चों वायु लिंक। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, आई कैन गिव इट स्टार, ठीक है। आपको ये याद रखना क्योंकि डिफेंस के लिए प्रिपेयर करते हैं, डिफेंस के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट, और याद रखना इंडियन नेवी का। विच कंट्री होस्ट द म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस। ओके, म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस एक तरह की कॉन्फ्रेंस है, 1963 में ये इस्टेब्लिश हुई थी। अब इसमें होता क्या है, जो बहुत सारे नेशंस हैं उनके जो हेड होते हैं, जिनके हाथ में वाकई कोई रियल पावर होती है, उन सबको एक जगह पर बुलाते हैं और कहते हैं कि लेट्स हैव अ कॉन्फ्रेंस। तो उससे कुछ सॉल्यूशंस आते हैं। आपका आप बताइए क्या मॉडर्न वर्ल्ड है, मॉडर्न कुछ प्रॉब्लम्स है, उनके कुछ मॉडर्न सॉल्यूशंस है। तो उन तरीके के सॉल्यूशंस को ढूंढने के लिए हेड ऑफ द स्टेट या पॉलिसी मेकर्स की एक मीटिंग होती है। क्वेश्चन ये है कि विच कंट्री होस्ट द म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस। ये जो कॉन्फ्रेंस होती है इसको कौन होस्ट करेगा। और म्यूनिक आपको पता भी हो ये जगह कहाँ पे है, तो इसका आंसर भी क्या है, जर्मनी। जर्मनी इसका आंसर है। ब्रावो इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, कुनो नेशनल पार्क विच इज इन न्यूज। ये कह रहा है कि किस जगह पर है नेशनल पार्क। तो बहुत सिंपल है, मैंने आपको बताया था कि लास्ट ईयर हमने लास्ट मंथ मैंने जब लास्ट बारी मैंने क्लास ली थी, मैंने आपको बताया था कि साउथ अफ्रीका से हर साल 12 चीता का हमने MOU साइन किया है कि हर साल 12 चीता हम इंपोर्ट करने वाले हैं आपसे ना 12। और पहले भी हमने नमीबिया से किए थे। हाँ, नमीबिया से किए थे हमने वो। हाँ, वो हम कर चुके थे। अब जो ये चीता आएंगे वो रखे जाएंगे कुनो में। और ये जो कुनो नेशनल पार्क है ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और असम। यस, वेरी गुड, आंसर क्या है बच्चों, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ये रखे जाएंगे, दैट्स व्हाई कुनो नेशनल पार्क वाज इन न्यूज। ओके, नेक्स्ट, विच स्टेट और यूटी इज एक्सपेक्टेड टू बी द मोस्ट क्लाइमेट वल्नरेबल रीजन इन इंडिया एज पर द रिसेंट रिपोर्ट। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के भारत में सबसे अधिक जलवायु संवेदनशील क्षेत्र होने की उम्मीद है। हाँ, मतलब कि दे आर नॉट अप टू द मार्क। कोई उनका क्लाइमेटिक, उनका जो फॉरेस्ट रीजन है, जो वेजिटेशन है वो कुछ वल्नरेबल है, मतलब कि वहाँ पे प्रॉब्लम है। अब ये रिपोर्ट जो प्रिपेयर की है, ये रिपोर्ट प्रिपेयर की है IIT मंडी। और मंडी आपको पता है हिमाचल में है। ओके, और आपको पता है हमारे पास एक इंस्टीट्यूशन है बेंगलोर में, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, हाँ, बेंगलुरु में। इन्होंने ये रिपोर्ट प्रिपेयर किया और उसमें बताया है कि एक राज्य ऐसा है
जो इज एक्सपेक्टेड टू बी द मोस्ट क्लाइमेट वल्नरेबल रीजन इन इंडिया, ये सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है। और वो राज्य कौन सा है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, और उस राज्य का नाम क्या है बच्चों? बिहार। बिहार सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है, ठीक है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ फर्स्ट एवर G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप? ओके, आपको पता ही है इस बार बहुत बड़ा साल है हमारे लिए, क्योंकि इस बार G20 जो है वो इंडिया में आ रहा है। ओके, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा साल है जिसमें वर्ल्ड के सबसे बड़े 20 नेशंस, इसको मैं आपको ऐसे समझा सकता हूं कि वर्ल्ड का 72 से 80% जो जीडीपी है वो इन G20 कंट्रीज से आता है। वर्ल्ड की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो इन G20 कंट्रीज में रहती है। वर्ल्ड का जो मैक्सिमम एरिया अराउंड 60% वो इन G20 के पास है, और इंडिया भी इसका मेंबर है, चाइना इसका मेंबर है, पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं कि कौन मेंबर है कौन नहीं है। ओके, तो आपको तो याद रखना है, G20 के सारे नेशंस को याद रखना है। ओके, तो वो तो आपको करना पड़ेगा। 19 कंट्रीज हैं प्लस 1 यूरोपियन यूनियन है। अब ये जब इंडिया में आ रहा है तो एक तो वो मेन समिट होती है, फिर उसके मेन समिट से पहले कम से कम इंडिया में 200 मीटिंग्स होंगी, 200 मीटिंग्स, और 200 मीटिंग्स में 50 अलग अलग जो चीज़ें होंगी, जैसे कि ये वाला जो है ये कल्चर वर्किंग ग्रुप पर है, कल्चर के रिगार्डिंग। हाँ, ये वाला होना है। तो क्वेश्चन ये है कि ये जो कल्चर वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग है 200 अराउंड मीटिंग होनी है, 50 लोकेशंस पे होनी है। उनमें से इस बार का जो ये वाला था रीजन, कल्चर वर्किंग ग्रुप वाला रीजन, ये कह रहा है कि ये कहाँ पे होनी है। तो आपको बताइए ये कहाँ पे होनी बच्चों? खजुराहो में होनी है। और खजुराहो कहाँ पे है? MP में। और खजुराहो के जो मंदिर थे वो किस डायनेस्टी ने बनाए थे? चंदेल डायनेस्टी ने बनाए थे, चंदेलाज ने। हाँ, तो आपको ये याद रखना है, खजुराहो के मंदिर चंदेला डायनेस्टी ने बनाए थे। हिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, व्हाट इज द expansion of ecDNA which are recently found as a scientist helping agent for cancer to spread? तो मतलब कि ये कह रहा है कि कौन से ऐसे DNA हैं जो कैंसर को फैलाने में मदद करते हैं, ये पाया गया है। अब पा लिया तो इसका इलाज भी ढूंढ लेंगे, एटलीस्ट कुछ तो पता लगा। अब जब हमें कॉज का पता लग गया तो अब इसके लिए हम ढूंढ ही लेंगे कि इसका सोल्यूशन क्या है। तो ये कह रहा है कि जस्ट टेल द एक्सपेंशन, इसकी फुल फॉर्म बताओ, ecDNA की फुल फॉर्म बताओ। ओके, अब जो ecDNA की फुल फॉर्म क्या है? ये क्या लिखा है? एग्जिस्टेंशियल DNA, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA, इवोल्यूशनल DNA या एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस DNA। तो जो उसका सही फुल फॉर्म है बच्चों वो क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA। तो ये इसका सही है। अब रीजन का पता लग गया तो सोल्यूशन भी पता लग जाएगा, और रीजन का ही पता ना हो तो सोल्यूशन कैसे पता लगेगा? ठीक है, ये कह रहा है कि वो विच इज द होस्ट ऑफ ग्लोबल टेक समिट। एक ग्लोबल टेक समिट होना है 2023 में। ये कह रहा है कि भारत का कौन सा शहर उसे होल्ड करने वाला है, तो वो कौन सा करने वाला है? इट इज विशाखापट्टनम। और विशाखापट्टनम कौन से राज्य में है? इट इज इन आंध्र प्रदेश। ओके, नेक्स्ट, ये कह रहे हैं कि हार्बिंजर 2023 एक ग्लोबल हैकाथॉन है, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड बाय विच इंस्टीट्यूशंस? किसने इसे ऑर्गेनाइज किया? नीति आयोग, RBI, इसरो एंड सेबी। ओके, ये हार्बिंजर जो करके वो नाम है। ग्लोबल हैकाथॉन का मतलब क्या है कि एक तरह मैराथन के से एक वर्ड बनता है हैकाथन। हाँ, तो आपको पता ही है कि आजकल साइबर सिक्योरिटी और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आजकल का हमारा इशू बना हुआ है। जैसे जैसे आजकल UPI, इंटरनेट बैंकिंग या इंटरनेट बेस्ड बहुत सारी एप्स या हम ये सब चीज़ें देखते हैं, तो साइबर सिक्योरिटी एक बड़ा इशू है। आजकल भी आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द इंडियन है वो हम नए हैं अभी इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, और साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू है। तो एक इंस्टीट्यूशन ने क्या किया, एक हैकाथॉन बनाया हुआ है कि उसने कहा है कि वर्ल्ड में बताया, उसने बोला है इंस्टीट्यूशंस को बोला है, कंपनीज को बोला है कि ये कुछ प्रॉब्लम्स है, सेट ऑफ प्रॉब्लम्स उसने दे दी हैं, और वो मांग रहा है कि इसके सेट ऑफ सॉल्यूशंस दे दो मेरे को। अब उसमें बहुत सारे इंडियन फर्म्स और बहुत सारे आउटसाइड फर्म्स ने उसमें पार्टिसिपेट किया है। तो ये कह रहा है कि ये हैकाथॉन जिसका नाम हार्बिंजर है वो किसने ऑर्गेनाइज किया है, कौन सॉल्यूशन मांग रहा है? तो उसका आंसर है RBI सॉल्यूशन मांग रहा है। और सबको पता है कि जो RBI है वो आया था RBI एक्ट ऑफ 1934, और RBI इस्टेब्लिश हुआ था इन 1935
आरबीआई को नेशनलाइज किया गया था, राष्ट्रीयकरण किया गया था, क्योंकि जब आरबीआई बना था तब तो वो प्राइवेट बैंक की तरह बना था, नेशनलाइज्ड इन 1949। और इसको बनाने वाला जो कमेटी थी जिसने रिकमेंड किया था देयर शुड बी एन आरबीआई, वो थी हिल्टन यंग कमेटी, हिल्टन यंग कमेटी। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर है, ये आप उसको याद रखना, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, आप उसको याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, लक्ष्मी भंडार एक स्कीम है, किस राज्य की? क्वेश्चन सिंपल है। तो ये लक्ष्मी भंडार जो स्कीम है बच्चों, ये आई थी 2021 में। इसमें क्या किया गया था, इसमें जो जिस घर की भी जो फीमेल हेड है, मतलब पुरुष को नहीं दिया पैसा, किसको दिया? फीमेल हेड को दिया पैसा, 26 के आगे वाली कोई एज थी। इसके तहत जनरल विमेन को मिलते हैं 500 रुपीज, और इफ यू बिलोंग टू SC एंड ST कम्युनिटी आपको मिलते हैं 1000 रुपीज। तो महिला एम्पावरमेंट या विमेन एम्पावरमेंट में ये स्कीम है। और इस स्कीम को गुड गवर्नेंस में स्कॉच अवार्ड मिला था, स्कॉच अवार्ड, हाँ। और ये स्कीम मेरे जैसा 2021 में शुरू हुई थी, ये रिसेंटली न्यूज में थी। ये कह रहा है कि ये जो स्कीम है किस राज्य की है, ये किस राज्य की है बच्चों? इट बिलोंग्स टू वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल की ये स्कीम है, जनरल को 500, SC ST को 1000 रुपीज। और अगर आपको लगता है कि ये पैसे कम होते हैं तो थिंक ऑफ अ सिचुएशन जब बहुत सारे लोग हो, और थिंक ऑफ अ सिचुएशन कि जब कोई बहुत गरीब हो तो 500 1000 रुपये भी उसके लिए कितना मैटर कर सकते हैं। तो कुछ दवाई का ही खर्चा समझ लो, या कुछ एक्स्ट्रा खर्चा, बच्चों को पढ़ाने का खर्चा, कुछ तो किसी की हेल्प होने वाली है। तो 1500 रुपीज इट इज़ नॉट दैट लेस, हाँ, अगर अपने आप को थोड़ा सा गरीब समझ के हम इसको देखें तो। नेक्स्ट, तो आपको बताइए कि जो क्रूज शिप होती है जनरली ट्रेवलिंग के काम आती है, क्रूज शिप, हाँ, थोड़ा सा लग्जरी के काम आती है। इंडिया में पहली बारी क्रूज शिप बनी है, क्योंकि लग्जरी पे इंडिया वाले फोकस नहीं करते, पहले तो नेसेसिटी पे फोकस करते हैं। तो नेसेसिटी के लिए तो हमने बहुत कुछ कर लिया, इवन हमने खुद का जो विमान, जो वाहक जो होता है ना, कहते हैं जिसे क्या कहते हैं, वो एयरक्राफ्ट कैरियर हमने बनाए, हमने शिप बनाए, हमने सबमरीन बनाए। तो ये किसी प्राइवेट ने बनाई है, इंडिया की पहली क्रूज शिप, और ये पूछ रहा है उसका नाम बता दो, तो गंगा विलास। और ये दुनिया की सबसे बड़ी, ये दुनिया की पहली इकलौती ऐसी क्रूज शिप बनी है जिसने रिवर में मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल की है। ये यूपी से शुरू हुई थी, वाराणसी से, और ये असम में जाके ये फिनिश हुई है। इसकी जर्नी 51,000 अराउंड किलोमीटर, पता नहीं कितना किलोमीटर, 5100 उसके अराउंड कुछ ने ट्रैवल किया है, ओके। और इसमें हमने बहुत सारे लोगों को बुलाया, आउटसाइड लोगों को बुलाया, और हमने उनको एक टूर दिया इसका, ठीक है। तो उस शिप का नाम क्या है जो भारत में पहली बार बनी है, नाम क्या है बच्चों? गंगा विलास, ठीक है। नेक्स्ट, विच सिटी इज टू होस्ट द टेक्नोटेक्स 2023 इवेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, ओके। तो ये इवेंट है टेक्नोटेक्स करके, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का। अच्छा, इवेंट्स का होता क्या है? ये इवेंट्स होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती है, उनका सोल्यूशन मांगते हैं, क्या टेक्सटाइल सेक्टर के क्या प्रॉब्लम्स हैं, उन चीज़ों को चिन्हित करना होता है, फिर उनके रिगार्डिंग कुछ सॉल्यूशंस होते हैं। उसमें सारे स्टेक होल्डर्स को बुलाया जाता है, जैसे कि इंडियन स्टेक होल्डर्स, आउटसाइड स्टेक होल्डर्स, उनकी एक मीटिंग रखी जाती है, उनसे पूछा जाता है कि भाई क्या प्रॉब्लम है, क्या हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो मीटिंग है ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने ऑर्गेनाइज कराई है। मीटिंग का नाम है टेक्नोटेक्स 2023। क्वेश्चन ये है कि किस शहर में होने वाली है? ये होने वाली है, जैसे कहते हैं सपनों की नगरी, मुंबई, ठीक है, वहां पे ये होने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट, ऐसी एक और मीटिंग है इंटरनेशनल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी फेयर, नाम सजेस्ट कर रहा है कि किस बारे में होगी, तो सबको पता है 2020 में होने वाली है। ये कह रहा है कि ये मीटिंग कहाँ होने वाली है, तो ये मीटिंग होने वाली है न्यू दिल्ली में, ये मीटिंग होने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट, जल जन अभियान। अच्छा, ये जो जल जन अभियान है, ये जो अभियान है ये है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, बहुत इंपॉर्टेंट है, आई कैन गिव इट स्टार, ओके। जल शक्ति का अभियान है, प्लस आपने एक ऑर्गेनाइजेशन सुनी होगी ब्रह्म कुमारी, आपने देखा होगा अगर आप यूट्यूब, इंस्टा या कुछ भी चीज़ फॉलो करते हैं तो ब्रह्म कुमारी करके कुछ वाइट साड़ी में एक लेडी होती हैं, तो उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है। उन दोनों के एफर्ट से एक अभियान चला गया है, जल जन अभियान। अब इसमें वाटर कंजर्वेशन को लेके लोगों को जागरूक किया जाएगा, ओके।
और ब्रह्म कुमारी जो एक बहुत ही फेमस संस्था है उसका हेडक्वार्टर राजस्थान में है और ये स्कीम भी वहीं से शुरू की गई है। तो इसका आंसर क्या है? राजस्थान है इसका आंसर। ठीक है, ओके नेक्स्ट। कवच 2023 इज अ नेशनल लेवल हैकाथॉन ऑर्गेनाइज्ड बाय विच मिनिस्ट्री? ओके, फिर से वही हैकाथॉन का मतलब क्या है कि कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन ढूंढना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है साइबर सिक्योरिटी की है। ओके, तो इसमें जो एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन प्लस पुलिस डिपार्टमेंट, हाँ, प्लस और भी कुछ संस्थाएं हैं जिन्होंने मिलके ये चलाया हुआ है। अब क्वेश्चन ये है कि कवच 2023 किस मिनिस्ट्री का काम है? तो मैंने आपको बता दिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ये। तो अब आपको बताना है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कौन है। कमेंट्स तो शायद आई थिंक ब्लॉक है, तो जब भी मेरे को मिलो तो मेरे को बता देना सर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वो थे। ठीक है, तो अब जब मिलेंगे क्लास में तो इस चीज़ का आंसर करना है। ठीक है, मैं भी देखता हूँ कौन देखता है वीडियोज़ को। नेक्स्ट, सौर रिवोल्यूशन विच वॉज सीन इन न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री? ओके, देखो एक्चुअली हुआ क्या था कि यूएसएसआर ने इसमें अफगानिस्तान में जब सिविल वॉर टाइप सिचुएशन क्रिएट हो रखी थी तो अफगानिस्तान गई थी और वहाँ पे उन्होंने कम्युनिस्ट रिजीम बनाने की कोशिश की थी और बहुत सारा पैसा लगाया। आपको पता ही, जब फिर बाद में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया उसका पीछे रीज़न ये भी था क्योंकि अफगानिस्तान में इतना खर्चा कर दिया कि यूएसएसआर के पास इतना पैसा नहीं था। और फिर उसके अगेंस्ट में आपने एक नाम सुना होगा, अल कायदा, तालिबान एंड ऑल, ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये इस वहाँ पे जो रशिया का जो ये ऑक्यूपेशन था अफगानिस्तान उसके अगेंस्ट बनाया गया और उसी से रिलेटेड ये सौर रिवोल्यूशन है। तो ये कह रहा है कि सौर रिवोल्यूशन किस कंट्री से बिलोंग करता है? तो आंसर क्या होगा? अफगानिस्तान कंट्री से बिलोंग करता है। ठीक है, नेक्स्ट, आर्टिकल 93 ये कह रहा है कि किसके बारे में? आर्टिकल 93 ओके, गवर्नर के बारे में हो ही नहीं सकता। ओके, सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में नहीं है। ओके, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा और डेप्यूटी स्पीकर ऑफ राज्यसभा उसके बारे में भी नहीं है। ये क्यों है? सी इसका 93 किसके बारे में? डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। अच्छा, ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अब देखा कि 2019 के बाद से हमारे पास डेप्यूटी स्पीकर है ही नहीं, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है 93 अबाउट डेप्यूटी स्पीकर। बट हमारे पास अगर आप जाओ लोकसभा में और 5 राज्यों में जाओ, हाँ, मोस्ट ऑफ दी जो बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं उसमें डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट पे कोई है ही नहीं। तो ये न्यूज़ में था। अब सुप्रीम कोर्ट में किसी ने पीआई डाल दी कि सर डेप्यूटी स्पीकर क्यों नहीं है, तो गवर्नमेंट ने उसका कुछ आंसर किया होगा, इसलिए ये न्यूज़ में था। अब क्वेश्चन ये है कि क्या डेप्यूटी स्पीकर होना चाहिए नहीं होना चाहिए? देखो, जब स्पीकर चुन लेते हैं उसके जस्ट बाद फिर जो लोकसभा के मेंबर्स हैं वो वोटिंग करते हैं, वो अपने डेप्यूटी स्पीकर चुनते हैं। जनरली ये एक तरह की कन्वेंशन है कि जो स्पीकर होता है वो गवर्नमेंट से होता है और जो डेप्यूटी स्पीकर होता है वो अपोजिशन से होता है। ये एक कन्वेंशन है, कन्वेंशन आर मेंट टू बी ब्रोकन। ठीक है, वो टूट जाती है, मगर हाँ ये कन्वेंशन थी। 2019 के बाद से डेप्यूटी स्पीकर ही नहीं है। गवर्नमेंट का तर्क ये है कि सर कोई बात नहीं, अगर स्पीकर नहीं है तो वी हैव पैनल ऑफ चेयरपर्सन, उससे काम चला लेंगे। 10 पैनल ऑफ चेयरपर्सन होता है ना, उससे काम चला लेंगे। और आपको पता ही है कि पैनल ऑफ चेयरपर्सन काम करता है इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। इन केस ऑफ वैकेंसी वो काम नहीं करता। अगर स्पीकर भी नहीं है और डेप्यूटी स्पीकर नहीं है तो इन केस ऑफ वैकेंसी आप पैनल से काम नहीं चला सकते। आप इन केस ऑफ एब्सेंस में काम चला सकते हो कि भाई आज स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर नहीं है, दोनों कहीं घूमने गए हैं, गोवा गए हैं, कहीं भी गए हैं, थाईलैंड, मनाली, कहीं भी गए हैं, तो चलो चल जाएगा काम। अब ये क्वेश्चन ये है कि भाई साहब क्यों ये 93rd जो है क्यों नहीं है जब इसमें प्रोविजन है? अच्छा, इसमें गवर्नमेंट का तर्क ये है कि इन्होंने बोला कि देयर शैल बी अ डेप्यूटी स्पीकर और उसमें कोई टाइम डिफाइन नहीं किया गया कि इतने दिन में, 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, कितने दिन में चुनना है, तो इसलिए खाली पड़ा है। हाँ, अनेबलिंग प्रोविजन है कि देयर शुड बी अ डेप्यूटी स्पीकर, अनेबलिंग प्रोविजन इज देयर, बट टाइम फ्रेम इज नॉट गिवन, दैट्स व्हाई देयर इज अ कंट्रोवर्सी। ठीक है, तो ये कंट्रोवर्सी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, आई कैन गिव इट अ स्टार। आप इसे बिल्कुल याद रखेंगे, 93rd। ओके, वैसे देखो इतने सारे आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में, सब याद नहीं होते, इवन ये भी याद नहीं करना था, बट जो चीज न्यूज में होती है उसको याद करना पड़ता है। ठीक है, ये हमें याद करना पड़ेगा। ओके, विच यूनियन मिनिस्ट्री रिलीज द ड्राफ्ट जियो हेरिटेज साइट एंड जियो रेलिक्स बिल? तो एक ये कोई बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है। ओके, ये कह रहा है कि कौन सी मिनिस्ट्री ने ये बिल किया है? ड्राफ्ट जियो हेरिटेज साइट एंड जियो रेलिक्स। तो जियो हेरिटेज साइट से रिलेटेड, जियो रेलिक्स से रिलेटेड, इसकी हिंदी में बोलते हैं ड्राफ्ट भू विरासत स्थल और भू अवशेष विधेयक जारी किया है किस मिनिस्ट्री ने? तो उसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस।
इस मिनिस्ट्री ने ये किया हुआ। आपको पता ही है कि कभी कभार कोई चीज़ ऐसी जगह मिल जाती है जो कल्चरली भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है और इकोनॉमिकली भी होती है, तो उस चीज़ को कैसे हैंडल करना, उस चीज़ से रिलेटेड प्रोविजन इस बिल में डाले गए जो भी एक्ट नहीं बना। और आपको पता ही है कि बिल क्या होता है, बिल होता है प्रपोज लॉ। अभी से प्रपोजल फॉर्म में है, प्रपोज लॉ, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस इसका आंसर है। नेक्स्ट, अभी आपको पता ही है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने किसको रेड मारी है, बीबीसी को। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रेड कर सकता है। इनकम आईटी एक्ट ने या इनकम टैक्स एक्ट ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये अथॉरिटी दी है कि अगर उसे लगता है कि कहीं किसी फर्म में अगर डिस्क्रिपेंसीज चल रही हैं और सही तरीके से अकाउंट मेंटेन नहीं किए जा रहे हैं, तो दे कैन रेड ऑन इट। तो देयर वाज अ रेड ऑन बीबीसी। और बीबीसी आपको बताइए ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, इंग्लैंड की एक फर्म है जो मीडिया में काम करती है, मतलब मीडिया की फील्ड में काम करती है, न्यूज़ की फील्ड में काम करती है। अब बीबीसी वाले इसे क्या बोल रहे हैं, रेड को बोल रहे हैं इट इज अगेंस्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और अगेंस्ट फ्रीडम ऑफ प्रेस। इवन जो इंग्लैंड के जो पीएम थे ऋषि सुनक, उन्होंने बीबीसी का साथ देने की बात की है कि इंडिया में जो ये रेड हुई है इट इज नॉट गुड, ये अच्छी बात नहीं है, इट इज अगेंस्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और आपको पता ही है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस ये एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, बट ये इम्प्लिसिट है अंडर आर्टिकल 19(1)(a) अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और यही फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी और बहुत सारे लोगों ने बात की थी। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या वाकई ही बीबीसी ने कुछ किया था या गवर्नमेंट जस्ट बीबीसी को चुप कराना चाहती है, ये मेरे को नहीं पता। हाँ, ये डिबेट का टॉपिक है। आंसर क्या हो गया, बीबीसी। ओके, रिसेंटली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऑर्डिनेंस, आपको पता है उत्तराखंड में जो उत्तराखंड के स्टूडेंट्स हैं वो धरने में बताए बहुत दिन से अनशन पे थे, एजिटेट कर रहे थे। जो एग्ज़ाम में करप्शन हो रहा था, जितना भी धांधलीबाजी हो रही थी, उसके लिए जो उत्तराखंड के बच्चे हैं वो करप्शन में थे, वो एजिटेशन में थे। तो उत्तराखंड सरकार को मजबूरी में एक ऑर्डिनेंस पास करना पड़ा, आपको पता ही है। तो ये जो ऑर्डिनेंस है ये है अनफेयर मीन्स को यूज़ करना फॉर द रिक्रूटमेंट। और मैंने बता दिया किसके बारे में, उत्तराखंड। मतलब अभी ये एक्ट नहीं है, अभी ये क्या है, ऑर्डिनेंस। और गवर्नर का ये ऑर्डिनेंस है और गवर्नर की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर किस में है, 2, 1, 3। और प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर किस में है, 1, 2, 3। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है और ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपको पता होना चाहिए। उत्तराखंड। नेक्स्ट, बाय विच सिटी होस्ट द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023। तो ये समिट होने वाला है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, ठीक है। और ये किस सिटी में होने वाला है, इट इज इन दुबई। ओके, तो अभी किसी कंट्री ने एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन ऑफ क्लाइमेट इसको ज्वाइन किया है, द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट इसको ज्वाइन किया है। वो कंट्री कौन सी है, ठीक है। तो ऑब्वियसली अब ये कंट्री कौन सी है, इंडिया है, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट, द फ्लैगशिप इवेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एशिया इकोनॉमिक डायलॉग बिगिन इन विच स्टेट। तो ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, ये कंडक्ट कराती है इस डायलॉग को। ये कह रहा है कि इस बार का ये जो डायलॉग है वो किस सिटी में कंडक्ट कराया जा रहा है, इट इज इन पुणे। ओके, विच इंडियन अमेरिकन हैज रिसेंटली अनाउंस्ड हिज कैंडिडेचर फॉर द यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2024। तो 2024 में यूएस में इलेक्शन होने वाले हैं, उसके लिए इस बारी किसी भारतीय मूल के सदस्य ने भी अपना कैंडिडेचर डिपॉजिट कराया, सबमिट कराया है कि भाई मैं भी अगली बारी चुनाव लड़ूंगा। अब ये जो बंदा है ये वहाँ का बिजनेसमैन है, ही इज अ बिजनेसमैन देयर, ही हेल्स फ्रॉम केरला। उसके आज शायद माता पिता केरला में ही रहते हैं। और केरला जैसा नाम कौन सा लग रहा है आपको बच्चों, या तो विवेक रामास्वामी या राजा कृष्णमूर्ति। और जो इसका आंसर है वो क्या है बच्चों, विवेक रामास्वामी। तो ये इन्होंने कहा है कि अगली 2024 का इलेक्शन मैं भी लड़ूंगा। ओके, तो रशिया ने डिक्लेयर ड्रॉप आउट फ्रॉम न्यू स्टार्ट ट्रीटी इन विच ईयर। अच्छा, ये जो स्टार्ट ट्रीटी है इसका नाम है स्ट्रेटेजिक, जिससे आया ST, A फॉर आर्म्स, R फॉर रिडक्शन, ओके, और T फॉर ट्रीटी। हाँ, तो ये जो स्टार्ट ट्रीटी है ये दो बड़े नेशंस के बीच में है, यूएस से और रशिया के बीच में थी।
2021 तक ये ट्रीटी चलनी थी, 10 साल तक, क्योंकि ये ट्रीटी शुरू हुई थी 2011 में। और इसका जो मेन एम था वो था रशिया और यूएसए को नए आर्म्स डेवलप करने में, या जो पुराने आर्म्स है उनकी पावर को इंक्रीज करने के लिए ये एक तरह का अग्रीमेंट था कि हम दोनों नहीं करेंगे, जिससे वर्ल्ड में थोड़ी खुशहाली आएगी। क्योंकि अगर ये आर्म्स ऐसे ही इंक्रीज करते रहे, स्टॉक पाइलअप करते रहे, तो ऑब्वियसली वर्ल्ड सिक्योरिटी के लिए अच्छी बात नहीं है। तो इन दोनों ने कहा कि देखो ना तुम बढ़ाओगे ना हम बढ़ाएंगे कोई भी आर्म। अब इसके लिए क्या करना होता था, एक दूसरे के न्यूक्लियर फैसिलिटी को विजिट करना होता था। तो दोनों ने अग्री करके कि हाँ एक दूसरे के न्यूक्लियर फैसिलिटी को हम विजिट कर लेंगे, जाके देख लेंगे। तो 2011 में की गई, फिर इसे एनुअली बढ़ाया गया, 2025-26 तक चलनी थी ये ट्रीटी। बट इसको रशिया ने फाइनली बोल दिया कि बस अब खत्म है, अब नहीं करेंगे, कि हम तो बंद कर रहे हैं, तुम चला रहे हो। और अमेरिका कह रहा है हमने बंद कर दिया, तुम चला रहे हो, दोनों एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। तो मैंने बता ही दिया था कि ये 2011 में शुरू हुई थी, 10 साल तक चलनी थी। 2021 में फिर इसे बढ़ाया गया, बट अब ये बीच में ही बंद कर दी गई। और ट्रीटी का जो पूरा नाम है वो है स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। तो आंसर क्या हो गया 2011। अब ये कह रहा है कि कौन सा ऐसा राज्य बन गया है इंडिया में जिसने जो भी ब्रॉड गॉजेस की जो रूट है उसको कंप्लीटली इलेक्ट्रीफाइड कर दिया गया है। आपको पता है ना बच्चों, जो ट्रेन है वो रेल्स पे चलती है। रेल्स वो जो आयरन की जो होती है ना, आयरन की रोड्स, जो ट्रेन है वो रेल पे चलती है। इंडिया में ट्रेन को ही रेल बोल देते हैं, अदरवाइज रेल्स आर दिस। अब ये जो होती हैं वो अलग अलग तरह की होती हैं। एक होती है ब्रॉड गॉज, एक होती है मिटर गॉज, एक होती है नैरो गॉज। तो आजकल जो हम शिफ्ट हो गए हैं वो ब्रॉड गॉज पे हो गए हैं। ब्रॉड गॉज की जो विड्थ होती है, एक रेल से दूसरी रेल की जो विड्थ होती है वो होती है अराउंड 176 mm। और अगर इसे मैं फीट में बोलूँ तो 5 फीट 6 इंच के अराउंड होती है। अब किसी राज्य ने ये कहा है कि जितना भी उसके यहाँ पे ब्रॉड गॉज में जितनी भी रेल है उस सबको इलेक्ट्रीफाइड कर दिया गया है। वो राज्य कौन सा है, तो वो है बच्चों यूपी। ठीक है, तो 25 का आंसर क्या है, डी। अब यूनियन गवर्नमेंट ने किसी के साथ एयर सर्विस एग्रीमेंट साइन किया है रिसेंटली। मतलब अब वहां पे कोई एयर सर्विस नहीं होगी, अब रिसेंटली एयर सर्विस शुरू कर देंगे। नाम क्या है, गुआइना। तो ब्रावो इज द करेक्ट आंसर, 26, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। ओके नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यू कैन गिव इट अ स्टार। कि नीति आयोग का न्यू सीईओ कौन बना है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बना है। आपको पता ही है कि नीति आयोग का चेयरपर्सन तो पीएम होता है, और जो वो बना है वो कौन बना है, कि किसको किस आईएएस ऑफिसर को सीईओ का बनाया गया है नीति आयोग का। उनका नाम क्या है, बीवीआर सुब्रमण्यम। डी को, इनको क्या बनाया गया है, नया सीईओ बनाया गया है नीति आयोग का। ओके, कौन बंदा या कौन पर्सन इंडिया का 80th ग्रैंड मास्टर बना है इन चेस। ओके, तो आपको तो पता ही है कि बहुत सारे ग्रैंड मास्टर बनते रहते हैं। ये रिसेंट की न्यूज़ है कि कोई नया बना है, नाम क्या है बच्चों, विघ्नेश एना। ये नए क्या बने हैं, ग्रैंड मास्टर बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विच फिल्म हैज बीन सिलेक्टेड एज अ फिल्म ऑफ द ईयर एट दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। कौन बनी है, वही जो बने हैं अभी, जिसको आई थिंक अभी ऑस्कर अवार्ड मिला था फॉर म्यूजिक। कौन सा, नाटो नाटो सॉन्ग को मिला था ना बच्चों, और उसी फिल्म नाम क्या है, RRR। ओके, उसी को मिली है। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस लॉन्च क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी। मतलब यूपीआई, इंडिया का जो सिस्टम है, क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी के साथ किसके साथ अग्रीमेंट साइन कर लिया है, तो उस कंट्री का नाम क्या है, सिंगापुर। सिंगापुर कंट्री भी है, सिंगापुर सिटी उसकी कैपिटल भी है, और बहुत छोटा सा एक कंट्री है। In which state India's first semiconductor facility will be set up by Vedanta Foxconn JV। अब ये प्राइवेट प्लेयर्स हैं, ठीक है, ये प्राइवेट प्लेयर्स हैं। इन्होंने किसी स्टेट के साथ एक अग्रीमेंट किया है कि भाई हम आपके यहाँ पे सेमीकंडक्टर डेवलप करेंगे। और सेमीकंडक्टर, जैसे कि आप साइंस के बच्चे हैं, आपको तो पता ही होगा कि सेमीकंडक्टर होता क्या है। जैसे कि कॉपर है या कोई भी ऐसा है जो लेस कंडक्टर है, या कोई नॉन कंडक्टर है, और जो कंडक्टर है उसके बीच का जो हो उसे क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर बोल देते हैं। अपने साइंस वाले सर को बताना, वो आपको सेमीकंडक्टर अच्छे से समझाएंगे। और किस स्टेट के साथ वेदांता और फॉक्सकॉन ने ये एग्रीमेंट साइन किया, नाम क्या है, गुजरात के साथ साइन किया। इंडिया का पहला ऐसा सेमीकंडक्टर फैसिलिटी है। ये कह रहा है कि मदर लैंग्वेज डे कौन सा है बच्चों, वो है 21 फेब। उस दिन हम क्या मनाते हैं, मदर लैंग्वेज डे मनाते हैं। ओके,
नॉर्थ इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट विल बी सेटअप। आपको पता ही है कि इंडिया का जो पहला पावर प्लांट था न्यूक्लियर पावर, वो अप्सरा था। हाँ, अप्सरा, ओके। और वो बनाया गया था इन 1969, और वो बनाया गया था कहाँ? महाराष्ट्र में, तारापुर में। हाँ, ये हमें पता है। तो ये कह रहा है कि नॉर्थ इंडिया का पहला कौन सा? वैसे नॉर्थ इंडिया में तो वैसे कहने को तो नरोरा है यूपी में, बट इसको बोला जा रहा है कि ये नॉर्थ इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है। अदरवाइज आपको पता है कि सदर्न स्टेट्स है, वहां पे न्यूक्लियर पावर प्लांट ज्यादा है। तो इसका आंसर क्या हो गया बच्चों? हरियाणा। ओके, हरियाणा में नया इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज यूनिसेफ इंडियाज फर्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज यूनिसेफ इंडिया एज इट्स नेशनल एम्बेसडर? कि यूनिसेफ इंडिया का नेशनल एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ओके, तो मतलब यूनिसेफ के जो उसके जो ऑब्जेक्टिव्स है उसे इंडिया में इंड्रॉज करने के लिए किसको बनाया गया है? वेरी टैलेंटेड, नाम क्या है? टैलेंटेड तो शायद आई थिंक सारे दिख रहे हैं ये, मगर नाम क्या है बच्चों? आयुष्मान खुराना। ओके, नेक्स्ट, इंडिया उज्बेकिस्तान के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, हम सबको पता है, नाम है दस्तलिक 2023। ये कह रहा है कि दस्तलिक 2023 किस स्टेट में हो रही है? और हो रही है हमारे स्टेट में। नाम क्या है? उत्तराखंड। ठीक है, तो दस्तलिक याद रखना, आई कैन गिव इट अ स्टार, आप इसे याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट, और कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो बच्चों जिसने 25,000 रन पूरे कर लिए हैं? तो सबको पता है, माय फेवरेट, योर फेवरेट, विराट कोहली। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया बच्चों? विराट कोहली, द रन मशीन, द किंग कोहली, कुछ बुला लो आप इनको। ठीक है, अगर किसी चीज़ से कोई चीज़ सीखनी होती तो किसी इंसान से इनका कॉन्फिडेंस सीखो, इनका एटीट्यूड सीखो ज़िंदगी में। ओके, चलो ठीक है, आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.